मैंने सिर्फ उनके जो क्रूर व्यवहार है उसको तो मैं कहूँगी, क्रूरता को तो क्रूरता ही कहा जाएगा ना, क्योंकि उनका परिवार नहीं है कोई घर में। सरकार का जो रवैया है वो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा इमैच्योर है। वो अपनी बात कहते कहते एक उनकी जो क्रूरता है वो उनकी आवाज़ में दिखने लग जाती है। तो महिलाओं के लिए एक तो सेकंड ग्रेड का उनका व्यवहार है। एक तरह की हठ धर्मिता दिखाना चाहते हैं, एक तरह का तानाशाहीपन दिखाना चाहते हैं, एक तरह की मनुस्मृति वाली जो बात होती है जिसमें महिलाएं वर्चस्व नहीं रखती, उस तरह के लोग हैं। मुझे लगता है कि ऐसे में जनतंत्र की ये लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी। मैं जो यहाँ पे इसलिए आ रही हूँ, एक तो ये न्याय की लड़ाई लगती है मुझे, और दूसरी चीज़ सरकार का जो रवैया है वो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा इमैच्योर है, परिपक्व नहीं है सरकार। क्योंकि परिपक्व सरकार अगर होती तो अपने देश के नागरिकों के लिए इंक्लूसिव होती, अलग अलग नामों से नहीं पुकारती उन्हें, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल, और ये सारी चीज़ें तो अब ऐसी लगने लगी हैं जैसे किसी बात को हम पहली बार सुनते हैं तो उसका नयापन हमें चमत्कृत कर देता है, फिर उसके बाद दूसरी बार सुनते हैं तो हमें लगता है हाँ ठीक है, थोड़ा हम एक्नॉलेज कर लेते हैं। अब ये जो शब्द है ना, खालिस्तानी, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इतनी बकवास, इसका मतलब कुछ नहीं होता है और वो हमें समझ में आ गया है। तो मैं यहाँ पे इसलिए आती हूँ कि जो किसान की लड़ाई है, अब ये लोकतंत्र की लड़ाई है। किसान इस लोकतंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है, और इतने दिनों से हम जो देख रहे हैं कि सरकार जिस अड़ियल रवैये के साथ अपने किसानों को रौंदने पर खड़ी हुई है, मुझे लगता है कि ऐसे में जनतंत्र की ये लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी। मैम, लास्ट एक इंटरव्यू देखा था, मुझे एक्चुअली डेट याद नहीं है, पर उस इंटरव्यू में ये था कि आपने कहा था मोदी जी से आपका मन भर गया, ऐसा क्यों है? अच्छा, ऐसा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी को एक समय बहुत अच्छा समझती थी, क्योंकि मैं एक बार गुजरात गई थी 2009 में, और मैंने वहाँ देखा कि काफ़ी अच्छा लगा था देख के। ऐसा लग रहा था कि एक विकसित राज्य है, पर गुजरात विकसित राज्य पहले से रहा है, और उसमें चलिए नरेंद्र मोदी जी को उसका श्रेय देना चाहिए। तो मैंने जब वो राज्य देखा, मैं लौट कर आई, फिर मैंने 2014 में सुना कि वो प्रधानमंत्री का फेस बनेंगे। उसके पहले गोधरा हो चुका था, पर समहाउ मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं थी कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है कि उसके वहाँ रहते हुए या गोधरा जैसी चीज़ वो कभी उनके जेहन की उपज हो, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। लेकिन जब मैं 2014 में मैंने उन्हें देखा, जब वो प्रधानमंत्री का फेस बने, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं कहीं इस बीच में उनको मैंने कई बार बोलते सुना था, तो मुझे लगता था कि वो अपनी बात कहते कहते एक उनकी जो क्रूरता है वो उनकी आवाज़ में दिखने लग जाती है। उनका जो इंटेंशन है, इरादा है, वो इंक्लूसिविटी का नहीं है, वो दिखने लग जाता था। फिर एक बार मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, और मैंने उनके टीम के साथ गुजरात में करीब 40 दिन बिताए, और तब मैंने देखा कि वो लोग बहुत ही रूढ़िवादी किस्म के कंजर्वेटिव हैं। मतलब रूढ़िवादी अपने आप में कंजर्वेटिव है, पर वो उससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के, और शायद मुझे ऐसा भी लगा कि वो प्रोग्रेसिव लोग नहीं हैं। मैं माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा रोक रहा हूँ। ये जो रूढ़िवादी आप शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, वो रूढ़िवादी किस वजह से, ऐसा क्या देखा आपने? जनता को मैं चाहूँगा कि आप जनता को बताएं, मुझे नहीं। देखिए, एक तो महिलाओं के साथ जो उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो व्यवहार है, उसमें आप देखिए आज गिनी हुई हमें 2 नेत्रियाँ दिखती हैं जिनके नाम हम सुनते हैं, बाकी 2-4 सांसद और हैं, नहीं काफ़ी हैं सांसद, लेकिन हम कोई नहीं जानते उन्हें। फिर जो महिलाओं का उनके ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह का स्ट्रक्चर है, उसमें मैं एक महिला को देखती हूँ जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा है, पिछले कई सालों से हैं वो, और वो 35-40 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हैं। आज तक उस महिला को उन्होंने राज्यसभा का टिकट तक नहीं दिया है। तो महिलाओं के लिए एक तो सेकंड ग्रेड का उनका व्यवहार है। दूसरी चीज़, जब मैंने देखा कि प्रधानमंत्री ने कठुआ का बलात्कार कांड हुआ, उस पर एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने कई दिनों तक कुछ नहीं कहा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन बलात्कारियों का सम्मान कर दिया। तो मेरा पूरा मोह भंग हो गया। मुझे ऐसे लगा कि देश में कभी भी महिलाओं के प्रति कोई अत्याचार होता है तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के इस लेबल के नीचे वो लोग बहुत अलग लोग हैं, वो सही लोग नहीं हैं। और मुझे ये समझ में आ गया कि वो देश को इंक्लूसिव नहीं रखना चाहते, वो एक तरह की हठ धर्मिता दिखाना चाहते हैं, एक तरह का तानाशाहीपन दिखाना चाहते हैं, एक तरह की मनुस्मृति वाली जो बात होती है जिसमें महिलाएं वर्चस्व नहीं रखती, उस तरह के लोग हैं। लेकिन मैम, एक माहौल बन गया है कि बीजेपी ने शुरू से एक माहौल बना रखा है कि राष्ट्रवाद का मतलब बीजेपी, देश हित का मतलब बीजेपी। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम पुरानी जो भी सरकारें थी उसमें चूंकि हम लोगों को एक बहुत सहज रूप से हर बात को लेने की आदत पड़ गई थी, तो
पूरे देश को ये स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आई कि सोशल मीडिया का इस तरह से घृणा फैलाने के लिए इतना उपयोग किया जा सकता है। मैंने तो, चूंकि मैं गुजरात में 40 दिन उनके साथ रही हूँ और मेरे कमरे के बाजू में ही सोशल मीडिया की टीम थी, मुझे मालूम है वो हजार के, मतलब जिस तरह के वो ग्रुप्स बनाते थे, हजार ग्रुप बनाते थे और एक शहर में कई ग्रुप बनाते थे और फिर उसमें पहले तो आधा सच खबरें होती हैं जो कहीं महाभारत से शुरू होती हैं, कहीं वो रामायण से शुरू होती हैं और अंत में जाके वो एक जगह आके ये बता देती हैं कि पूरे इतिहासकारों ने हमारे देश का जो भी इतिहास था उसे बदल डाला है। तो वो आधी झूठ खबरों को देखने के बाद, और उनका फिर मैंने देखा कि वो जिस तरह से प्रचारित होती हैं वो कई हजार मोबाइलों के थ्रू कई करोड़ लोगों तक पहुंचती हैं। तो इस तरह से सरकार ने अपना प्रोपेगेंडा जो किया है, और मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के नाम पर, मैं खुद हिंदू धर्म की हूँ, सनातन धर्म हम जिसको कहते हैं, पर मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि हिंदू धर्म के साथ बहुत बुरा होता गया। ऐसी एक भावना उन्होंने भर दी है कि हिंदू धर्म का लोग बाग, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को प्रताड़ित किया जा रहा है और ये सारा का सारा झूठ, पता नहीं क्यों हम खरीद रहे हैं ये झूठ। मैडम एक सवाल और कि बीजेपी बार बार ये जोर दे रही है कि जो बॉर्डर पे, जो दिल्ली के बॉर्डर एरिया में जो किसान है आंदोलन कर रहे हैं वो कुछ किसान हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान जो है इस कानून के साथ है। आज मध्य प्रदेश से 2 किसान आए थे जिनको मैंने देखा, मतलब यहाँ कई हैं पर मुझे 2 मिले और वो जबलपुर से आए थे। उसके पहले मैंने श्योपुर के किसान देखे, उसके पहले मैंने गुजरात के किसान देखे थे शाहजहाँपुर बॉर्डर पर। तो किसान हर तरफ का ही है, वो प्रताड़ित है। इसमें इस तरह का कोई जो माहौल बनाया गया है और ख़ास तौर पे जिसको हम आजकल गोदी मीडिया कहते हैं, ये उसका बनाया हुआ एक इम्प्रेशन है और इससे हमको ऊपर आकर गाज़ीपुर बॉर्डर पे या जो भी हमारे आसपास जहाँ तक हमारी पहुँच हो सकती है वहाँ खुद जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है वो केवल किसान हैं। किसानों के अलावा गुरुद्वारा के लोग हैं जो लंगर लेकर आए हैं और वो लोग पूरे सेवा भाव से यहाँ पर किसानों के साथ खड़े हैं। मैम, कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जिसमें 4 सदस्यों की टीम बनाई गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक हल्फनामा भी आया जिसमें किसानों को कहा गया कि जो भी बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको घर चले जाना चाहिए। लेकिन जब हमने कुछ किसानों से बात की, इस बारे में कुछ बुजुर्गों से बात की, तो उनका ये साफ कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ केंद्र सरकार की मिलीभगत है और ये एक साजिश है ताकि बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे यहाँ से चले जाए और जितने भी नौजवान हैं उनको फोर्सफुली यहाँ से हटाए। क्या आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, संदेह तो वही होता है जो किसान कह रहे हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो इस पूरे आंदोलन की रीढ़ की हड्डी हैं। जो किसान सामने खड़े हैं तनकर, उसके पीछे महिलाएं हैं जो यहाँ अलग अलग तरह की सेवा कर रही हैं और लगातार यहाँ बनी हुई हैं और ये सब परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ हैं, क्योंकि अगर उनके पति या उनका बेटा यहाँ पर है तो महिला को हमेशा सुरक्षा वहीं होती है जहाँ उसका परिवार होता है। आपको नहीं लगता कि अभी पिछले 48 दिनों में लगभग 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है, तो कहीं ना कहीं किसानों की मौत और इनको सुरक्षा को लेके इनको जो परेशानी हो रही है, जो बुजुर्ग हैं, वो इस हिसाब से इनको घर चले जाना चाहिए? नहीं, घर क्यों चले जाना चाहिए? मेरा बस ये कहना है, मैं आह्वान करती हूँ उन सब भाइयों का जो किसान हैं और जो आत्महत्या की सोच रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत क्रूर है, उनकी आशाओं से ज़्यादा क्रूर है, उनकी उम्मीदों से ज़्यादा क्रूर है, इसलिए उनको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और जब तक उनकी जो शारीरिक क्षमता उनके साथ है, उनको यहाँ पे रहना चाहिए, अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। एक से दूसरे की हिम्मत बढ़ती है और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के जो आदेश है या इस तरह की सलाह भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 में जहां एक तरफ वो कहते हैं कि बराबरी का अधिकार है, तो क्या इस तरह के आंदोलन में बराबरी का अधिकार नहीं है? ये तो मतलब, अब मैं माननीय है सुप्रीम कोर्ट, तो उनको ये नहीं कह सकती उपहास उड़ाने जैसी बात कर दी, पर लगभग ऐसी ही बात है। मैम, एक आखिरी सवाल ये है कि आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा मेरे इस बात का जी। इतना खुल के आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहते हैं, क्योंकि आप 40 दिन, आपने खुद ही कहा कि आपने उनके साथ 40 दिन बिताए हैं जी। क्या आपको डर नहीं लगता है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ में? क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनका यही कहना होता है कि जो भी नरेंद्र मोदी के या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। क्या कहेंगे इस पर? मैं एक समय उनकी दिल खोल के तारीफ़ करती थी, आज उनकी बात पसंद नहीं आती है तो उनको ट्विटर पे टैग करके अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो सुनते ही नहीं हैं तो भाई फिर दिल खोल के बुराई भी तो कर सकते हैं। मैंने किसी अभद्र शब्द का उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ उनके जो क्रूर व्यवहार है उसको तो मैं कहूँगी क्रूरता को तो क्रूरता ही कहा जाएगा ना, क्योंकि उनका परिवार नहीं है, कोई
कोई घर में उनकी महिला शायद उस तरह से उतनी क्लोज नहीं है उनके, जिसके कारण वो इस तरह से सोच नहीं पाते, एक परिवार की तरह नहीं सोच पाते हैं। किसानों को एक सौतेला रखा हुआ है उन्होंने। जिस दिन वो सबको आत्मसात कर लेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये उनका ही देश है और उन्हें ही लोग चाहते हैं, क्योंकि वो इतने बहुमत से आए हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक सवाल है डर का, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार क्या करेगी? सरकार किसी को बिना किसी आरोप के तो नहीं जेल में डाल सकती, और अगर उसके लिए आरोप बुने जाएंगे तो फिर जो इतने लोगों का होगा वो मेरा होगा, मैं क्यों डरूं अलग से। धन्यवाद। शुक्रिया। तो आपने सुना